सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो मैं इस सब्जेक्ट की टोटल ओवरऑल क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं आज बता देता हूँ कि इसका कैसे अब मैं क्लासेस अपलोड करूँगा और कितना क्या टाइम लगेगा और हमें कैसे पढ़ना है और सब्जेक्ट में है क्या। वैसे ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं पहले बता के चलूँ, है ना। तो अब मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जैसे ना ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एस पी एम बीवी, है ना। तो जो ये एस पी एम वाला पार्ट है ना, ये 50 मार्क का है और ये वाला पार्ट 50 मार्क का है ना। इसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना वो कम है ना, प्रैक्टिकल पोर्शन, और थ्योरी ज़्यादा है और ये फुल्ली प्रैक्टिकल है, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी सच कुछ वास्ट नहीं है, अपन आराम से टैकल कर सकते हैं। और इसके लिए ना और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ICMI का जो मॉड्यूल है ना वो इनफ है, ICMI मॉड्यूल इनफ है इसके लिए, ठीक है। तो मैं वो थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखोगे आप, हमारे पास में ना SPM के अंदर टोटल मिला के 4 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर टोटल मिला के अपने पास में 5 चैप्टर्स हैं, है ना। तो अब मैं आज अपने SPM से स्टार्ट करेंगे। मैं एक कॉन्सेप्ट पे चलूँगा जो होगा, देखो, 1 वीडियो 1 क्लास 1 चैप्टर। इट मीन्स जो आप एक वीडियो के अंदर आपको एक चैप्टर ख़त्म मिलेगा, चाहे वो वीडियो कितना ही मैं लेके जाऊँ, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी, है ना, ख़त्म करने की। और अपन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मैं एक्स्ट्रा का फालतू ज्ञान नहीं दूंगा, बस आपको स्कोर कैसे करना है हाई वो मैं बताऊँगा आपको, बस, है ना। बस वीडियो में बने रहिएगा आगे तक, बाकी अपन देखते हैं, ठीक है। तो जो अपना पहला चैप्टर है उसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ, है ना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, देखो, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, ये सब थ्योरी चैप्टर्स हैं, ये ओवरऑल थ्योरी है। इसके अंदर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बाकी अपन को सेकंड चैप्टर, 4th चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल मिलेंगे, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, यानी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थ्योरी पढ़ने में देखो सबको बोरियत होती है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, अब ये जो है ना, पहले मैं एक बार चैप्टर इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जो अपना SPM वाला पार्ट है ना उसके बारे में, ठीक है। SPM के अंदर क्या है कि ना हम पढ़ेंगे जो अपना, देखो, एक ना मैनेजमेंट करके जो है, अपना मैनेजमेंट मान सकते हो उसको, है ना। तो जो अलग अलग ऑथर हुए हैं उन्होंने अलग अलग अपने तरीके बताए हैं। इसमें फिर अपन एक ना डिस्ट्रेस भी पढ़ेंगे, जो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस होता है ना, कि कंपनी, जो कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो काफ़ी बार क्या होते हैं कि ना बिल्कुल ही डाउन चले जाते हैं। डेब्ट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। वर्किंग कैपिटल बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है उनकी। तो वो उसका प्रेडिक्शन कैसे लगा सकते हैं ना, तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस मॉडल भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ऑल्टमैन, है ना, NACAER, है ना, नक्कार के जो है, और बेनीशैम, ये कुछ करके हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। एक इसमें है ना ROE के फॉर्मूले देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी के, जिसमें ना 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट करके, है ना, अब अपन इनमें देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी सारा पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार और ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं इसका, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं थ्योरी भी आपके साथ में पूरा अपन मॉड्यूल से कवर करेंगे, तो बस वीडियो में इसलिए बने रहना अच्छे से। तो अब इसमें क्या है, देखो, परफॉर्मेंस, अब देखो, अब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उसी चीज़ को अपन को पढ़ना है मेनली, तो, है ना, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटीज़ मेजर्ड बिफोर द मैनेजमेंट, ठीक है। तो बस यही है कि भाई बताया गया है कि, है ना, जैसे जो होता है कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, इज द की concept in the field of human resource management and is defined as continuous process of identifying, measuring and
डेवलपिंग दी परफॉर्मेंस, है ना। तो बस ये अब देखो मैं इसमें ना एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको, तो उसी को ये आपको लिखना है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है एक तरीके से, ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा इसको ना, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट is the key concept in the field of human रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इज डिफाइंड, राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं बोल भी रहा हूँ तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ए कंटिन्यूस process of identifying, measuring and developing the performance, ठीक है। तो बस इससे ये समझ के चलना है, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ द की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इज़ डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस, है ना, ठीक है। तो बस इतनी सी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी, ज़्यादा इसमें तो देखो बोगस बहुत ज़्यादा ये ना वेग चीज़ें लिखी हुई हैं। एक ध्यान रखना, एक है ना इनके ना एक वुक्का करके याद रखना, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। तो देखो इसमें नीचे भी लिखी हुई, मैं आपको बताता हूँ। वुक्का क्या है कि वुक्का शॉर्ट फॉर वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी। वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी। द यूनाइटेड स्टेट आर्मी वॉर कॉलेज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू यूज वुक्का एक्रोनिम यूजिंग 9/11 टेररिस्ट अटैक इन 2001, ठीक है। तो बस यही है इसके अंदर, है ना। अब इसके अंदर देखो मेनली देखो मैं आपको ना की पॉइंट्स बता के चलता हूँ कैसे कैसे अपन को इसके अंदर क्या होता है। और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब हमेशा चलने वाला है ये, ना। क्योंकि आप खुद सोचो कि ये ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी एक बात बताओ कि अपने किसी की परफॉर्मेंस को है ना मेज़र किया, ये फिर क्या बोलते हैं उसको मैनेज किया, तो अपन एक बार करके थोड़ी छोड़ देंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक तरीके से चलता ही रहता है, ये नहीं, ये रुकता नहीं है, ठीक है। ऐसे करके ना ये लूप की तरह समझ सकते हो आप इसको, ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। विथ ए प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस, एम्प्लॉयज़ कैन स्ट्रीव फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस विच लिंक्ड टू ए कंपैरिजन पैकेज एड्स देम इन अटेंडिंग देयर गोल्स, ठीक है। एम्प्लॉई आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द टास्क मैनेजमेंट। उनको खुद को पता लग पाता है कि वो किस एरिया में ज़्यादा बेटर कर रहे हैं और अपने टास्क को टाइमली पूरे कर पाते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट असेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इफेक्टिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म करके चीज़ आती है। जैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय आपका अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसको रिवॉर्ड देके आप उसकी जो उसके जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हांस कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, ताकि वो और अच्छा भविष्य में कंटिन्यूसली काम कर सके, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म एंड कोचिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड्स ए टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन दी सुपरवाइजर एंड दी एम्प्लॉयज़। जो फीडबैक सिस्टम होता है, जैसे मान लो कि आप जैसे आप किसी ना
ऊंचे पद पर हो, ऊंची पोस्ट पर हो आप, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपसे जो नीचे वाला एम्प्लॉई है वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको फीडबैक दो, है ना। अगर बुरा काम भी कर रहा है तो उसको इस तरीके से समझाओ ताकि उसको, है ना, जो उसके कॉन्फिडेंस को, है ना, उसको यानी बुरा ना लगे और वो समझ जाए हर चीज़ को। तो वो ऐसे होता है। और जैसे मान लो कि अगर कोई नया एम्प्लॉई आ रहा है तो उसको कोचिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, जैसे मान लो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है वगैरह, ये जो होता है कोचिंग मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर द स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सूटेबली परप्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे क्या होता है कि, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पस होते हैं ना वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन चलते रहते हैं और पूरे होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एड्स पर्सनल ग्रोथ, है ना। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी भी पर्सनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एज दे आर एक्वेंटेड विथ द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द पर्टिकुलर जॉब विच इज ऑल्सो अलाइन टू द स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे होता क्या है, जैसे मान लो कि जो एम्प्लॉय है ना, जिसको जो स्किल्स उसको आती है उसी के हिसाब से उसको, है ना, हायर किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो, है ना, अपनी पूरी नॉलेज होती है वो अपनी लगा सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो लूप किधर चलता है मैं बताता हूँ कैसे, है ना। जैसे मान लो सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मतलब एक बार आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, उसके बाद में ना अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करना। उसके बाद में आपका आता है फिर उसके बाद में रिवॉर्ड मैकेनिज्म, देन फीडबैक पहले हो सकता है, रिपोर्ट बाद में हो सकता है ना, दोनों सिमिलरली चलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। फिर उसमें अमेंडमेंट्स करना, अमेंडमेंट इन ऑब्जेक्टिव, ये देख सकते हो आप, है ना। ये तो बस ये ना एक लूप की तरह चलता है, ये चलता ही रहता है। जैसे बोल देखो दी अबव मेंशन्ड 5 एलिमेंट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज इन लूप अनलेस द लूप कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैन नॉट बी सेड ए ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे करके है। अब आ जाओ 1.1 के अंदर अपना क्या क्या बताया गया है। देखो अब इसके अंदर है ना प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के बारे में बताया गया। देखो आप समझते होंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है ना, तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी इसमें बताया गया, इसमें बताता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू ए सिंपल एग्जांपल। 2 स्टूडेंट्स है, ए और बी है, जिन्होंने एक ने 65% और एक ने 72% जो मार्क्स है ना वो सिक्योर करे हैं ना इन 20 ऐसे में एक एग्जाम में नेशन के अंदर, है ना। तो उन्होंने देखो 200 घंटे और 300 घंटे लगाए हैं ना। तो अगर आप देखोगे हम लेमैन वाली लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम देखोगे कि जो ए की जो परफॉर्मेंस है ना, आप बोलोगे कि ए की परफॉर्मेंस क्या है कि ना बेकार है और बी की अच्छी है, क्योंकि उसने क्या बोलते हैं बी ने अच्छे मार्क्स स्कोर करे। लेकिन अगर आप देखोगे कि ए ने सिर्फ 200 घंटे लगा के 65% मार्क्स सिक्योर करे और बी ने 300 घंटे लगा के भी सिर्फ 72 मार्क्स सिक्योर करें। तो अब आप देखोगे कि इसकी ए की जो प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे, जो आपका रिजल्ट है, देखो इसका एक फॉर्मूला अपन ड्राइव कर सकते हैं। देखो रिजल्ट अपॉन आउटपुट, देखो यानी देखो अब जो इसका रिजल्ट है 65% है और 200 घंटे लगा के है, तो इसका देखो 32% आ रहा है, उससे 72% नहीं तो इसका कम आ रहा है। तो देखो अगर कोई नॉर्मल लेमैन होता है जिसको पता नहीं होता कि भाई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे काम करते हैं, वो तो यही बोलेगा कि भैया कि है ना आपका जो ए है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखोगे आप तो बी की प्रोडक्टिविटी कम पाई जाएगी, क्योंकि उसने 300 घंटे लगा के भी सिर्फ 72% ही हासिल किए हैं और ए ने 200 घंटे लगा के 65% मार्क्स ले लिए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। आप ये एग्जांपल भी पुट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ ये डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है, देखो तो मैं इसको ना इंपॉर्टेंट इतना मानता नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वही अपन लेके चलेंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, देखो आप खुद बताओगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसकी अगर अपन को परफॉर्मेंस देखनी है तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे,
आप खुद सब जवाब दोगे। इसके लिए अपन इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, इसका P&L देखेंगे, है ना। इसके लिए अपन इनका CFS देखेंगे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ देखेंगे ना, रेशियो एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ देखेंगे अपन, है ना। तो अब देखो इसमें भी ये बताया गया है। अब देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अंदर दी हुई है, शेड्यूल 3 के अंदर। और हाँ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, देखो आपको पता होगा शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए जाते हैं, है ना। तो अब देखो, अब इसमें देखो बैलेंस शीट को जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। और अगर NPO है तो फिर उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे अपन, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। ये 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी देखेंगे, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट जो भी मैंने आपको बताया वो देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो अब ये नीचे है ना एक सोल्व केस दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो, ओनली रीड है, लेकिन है ना ये वेग चीज़ें होती हैं। देखो अब ये इतना सब कुछ कर पाना, अगर आपके पास में साल भर एक कोर्स को एक किताब को करने के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना होता नहीं है। तो एक बार आप फ्री टाइम में आप एक बार सिंपल रीडिंग, स्मूथ रीडिंग लगा सकते हो इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो FCFF की कैलकुलेशन बताई गई है। वैसे ज़रूरत इसकी आगे पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है ना। देखो एक तो है ना अपन निकालते हैं FCFF, और एक अपन निकालते हैं FCFE, ठीक है। फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसको ले लो, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे नॉन कैश चार्जेस। नॉन कैश चार्जेस मीन्स डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस वगैरह जो भी हो गए ना, ये नॉन कैश होते हैं, ठीक है। एक इसमें आप ऐड करोगे टैक्स एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें से आप लेस करोगे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, और एक आप लेस करोगे कैपिटल इन्वेस्टेड। उसके बाद जो आपका ये आएगा ना, इसको अपन बोल के चलेंगे FCFF। इसकी ज़रूरत से आगे पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपन 3rd चैप्टर के अंदर, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। FCFE के निकालने के लिए क्या होगा, देखो मैं नीचे बता देता हूँ एक बार FCFE कैसे निकलता है। FCFE है ना, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी, है ना। तो वही अपन पैट ले लेंगे, इसके अंदर अपन है ना ऐड करेंगे नॉन कैश चार्जेस, है ना। ऐड करेंगे अपन नेट बोरोइंग, यहाँ पे नेट बोरोइंग ऐड होगी, ये चीज़ ध्यान रखना ना, यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, नेट बोरोइंग। और इसमें से वही वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, और अपन कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे। ये जो बचेगा इसको अपन बोलेंगे FCFE, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ आपको ना एक बार, है ना। अब देखो दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ASA LLP की दी हुई है, टैक्स रेट अपने 40% दी हुई है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 2050, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे रखी है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जिसमें से नॉन करंट एसेट 500 की इन्होंने बेची है। अब देखो FCFF कैसे निकालोगे आप, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो ये आ गया पेट के अंदर देखो अब पेट आता है पेट, लेकिन इसमें ना कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो मतलब नॉन कैश चार्जेस पहले से ना अपने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। अब इसमें टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे अपन, और है ना इसमें से क्या लेस करेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। अब अपना कैलसी उठा के देखो, खुद देखो, लिखो एक बार 2050 में आप क्या ऐड करोगे आप एनी टैक्स एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो अब देखो इसमें ना 40% है, तो 40% इसका हटाओगे, 60% निकालना 300 का, तो 60% कितना आ गया 180। तो 2050 प्लस 180 माइनस, है ना, माइनस अपन करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप देखोगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले से माइनस में, तो माइनस प्लस होता है, तो उसमें प्लस हो जाएगा 500, तो यह आ जाएगा आपका 2730, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। उससे नेक्स्ट वाला आपको मैं होमवर्क देना, उसको आप कर लेना, ठीक है, बहुत ईजी है। तो हम आगे चलते हैं।
आ जाओ प्रोक्योरमेंट टू पे एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब यार ये देखो, ये बहुत इजी चीज़ है, मैं आपको है ना आपको नॉर्मल सी लेमन सी लैंग्वेज में समझाता हूँ है ना, होता क्या है। ठीक है, तो एक बात बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मटेरियल प्रोक्यूर होगा वो कैसे होगा। ठीक है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो उसके लिए देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ ना। सबसे पहले अपना पीओ बनेगा, पीओ क्या, परचेस ऑर्डर। उसके बाद में फिर रिसीविंग प्रोसेस आएगी। रिसीविंग प्रोसेस मतलब कि ना हमें ना एक बार है ना गुड्स एंड सर्विसेज जो भी रिसीव्ड है वो देखेंगे प्रीवियसली वाली, है ना। और फिर उसके बाद में फिर वो क्या बोलते हैं, फिर रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद में जो होगा फिर इन्वॉइस का प्रोसेस होगा, है ना, इन्वॉइस बनाया जाएगा। ठीक है, जो सामने से इन्वॉइस बन के आएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको लूप की तरह से समझ सकते हैं। देखो अब समझना है पर, है ना। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लो किसी एक डिपार्टमेंट को कुछ मंगवाना है ना, कोई रॉ मटेरियल खत्म हो गया, वो उसको ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इशू करेगा परचेस रिक्विजिशन। देखो परचेस रिक्विजिशन और परचेस ऑर्डर में बहुत फर्क होता है ना। फिर उसके बाद में वेंडर का सिलेक्शन करेगा, जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है वो देखेगा उनको कौन से वेंडर से मंगवाना है। उसके बाद में फिर वो पीओ इशू करेगा, परचेस ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है, उसके बाद में लॉजिंग वगैरह होगी, जैसे मान लो कि मतलब माल आएगा, है ना, फिर एक तरीके से ना वो लोड होके आएगा। उसके बाद में रिसिप्ट होगा, वेरिफिकेशन होगा, रिकन्सिलेशन होगा इन्वॉइस का। रिकन्सिलेशन कैसे होगा, जैसे मान लो जो इन्वॉइस में आइटम लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आया है कि नहीं आया है, वो चेक करेंगे हम, है ना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिकन्सिलेशन। फिर अकाउंट पेबल, मतलब फिर उसका पेमेंट का प्रोसेस चालू होगा। और ऐसे करके लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये चलता ही रहता है, इसको P2P प्रोसेस भी बोल के चलते हैं, और वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बोल के चलते हैं। इसके ऊपर एक MCQ जो कि हम आगे देखेंगे ना। इसका आंसर गलत दिया है, मैं बताऊँगा कौन सा है ना। देखो अब जो वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, ये देखो कौन लेके आए थे, सेठ एंड शर्मा लेके आए थे। सेठ एंड शर्मा 1997 के अंदर सजेस्ट किया था, तो ये स्टडी आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है ना। तो बस यही है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आप इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखो SCM। ठीक है, ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ एक तरीके से ना। तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इनके जो ऑथर्स हैं आप पढ़ सकते हो। वैसे याद होंगे नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन आप MCQ के लिए एक बार देख सकते हो इनको। देखो अभी ये भी देखो एक लूप की तरह चलता है। देखो जो जैसे मान लो कि ना सप्लायर का भी कोई सप्लायर होता है, फिर उसका फिर वो सप्लाई होगा, फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो कस्टमर तक आने के लिए देखो कितनी बड़ी चेन को लेके आना पड़ा है इसको ना। ठीक है, इसको लूप नहीं बोल सकते, लेकिन इसको चेन सिस्टम बोल सकते हैं, चेन सिस्टम। अगर बीच में से कोई एक को भी हम हटा दें तो ये पूरा डिस्टर्ब हो सकता है प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या फ्लो होते हैं, ये इसके लिए शॉर्ट नोट आ सकता है। देखो मटेरियल फ्लो, इन्फॉर्मेशन फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो और कमर्शियल फ्लो। ठीक है, याद रखना। देखो इसको अपन निमोनिक की तरह याद रख सकते हैं। देखो MIFC भी बोल सकते हो उसको ना, या फिर FCMI, है ना, FCIM। तो ये याद करके चलना है, मटेरियल फ्लो, इन्फॉर्मेशन फ्लो, फाइनेंस फ्लो और कमर्शियल फ्लो। ठीक है, उसमें देखो अब सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है देखो आप पढ़ते हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसीडरेशन एवरी फैसिलिटी that has an impact on cost and plays a role in making the product conform the customer requirements from the supplier। अब देखो वही बता रहा है कि ना हर जो एक्टिविटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ना, क्या बोलते हैं, कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए। तो ये क्या है, एक चेन सिस्टम होना चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक चेन सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, देखो अब इसके कंपोनेंट्स है प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आओगे रिवर्स मैपिंग ऑफ बिजनेस। देखो रिवर्स मैपिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ये मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कह रहा है डूब रहा है, समझना है ना थोड़ा, डूब रहा है। ठीक है, तो आप उसकी क्या करोगे, रिवर्स मैपिंग करोगे। मतलब एक बार डीप एनालिसिस करोगे कि ना हो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई कल्प्रिट तो नहीं छुपा हुआ है ना, तो सब कुछ चेक किया जाएगा, उसको रिवर्स मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके हम मतलब यानी ईयर टू ईयर वो करेंगे। देखो अब इसमें देखो 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। कौन कौन से, फाइनेंस पर्सपेक्टिव, है ना, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव होते हैं इसके। ठीक है, रिवर्स मैपिंग के याद रखना इसको।
4 पर्सपेक्टिव हैं। रिवर्स मैपिंग क्या होता है, ये है ना एक केस स्टडी है श्री आर चिन्नी कृष्णन की, जो पढ़ लेना आप, है ना। स्मूथ रीडिंग लगा सकते हो मतलब। एक सो वापस से स्टार्ट करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में। हाँ, तो हम ये देख रहे थे केस अपना, उसके बाद अपन अपना 1.6 पे आ गया है, ऑर्डर टू कैश एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो इसके ऊपर शॉर्ट नोट काफ़ी बार आए हुए हैं और मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। मैं एक बार बता देता हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स पहले भी आए हुए हैं ना, मैं स्कैनर की थ्योरी से भी आपको गो थ्रू कराऊँगा, बस बने रहिएगा, ठीक है। जैसे अपन इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, मान लो कि अगर कोई ऑर्डर आता है ना, कस्टमर ने ऑर्डर किया, अब वो कस्टमर ने क्रेडिट पे लिए, जैसे मान लो फुलफिलमेंट करेंगे, फिर इनवॉइसिंग होगी, फिर पेमेंट एंड कलेक्शन, फिर कैश आएगा। तो मतलब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है अपन को कि जो एक CRM जो होगा वो वर्क कैसे करेगा। डायरेक्ट ऑर्डर से कैश नहीं आ जाता अपने पास में, ऑर्डर से कैश नहीं आ जाता, उसके बीच में ढेर सारी मल्टीपल प्रोसेसेस होती है, उसके बाद फिर अपने पास में कैश आता है। जैसे मान लो कि है ना, अगर है ना, जैसे अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं ना, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट पे जैसे मान लो कि मैं एक सप्लायर हूँ, तो अब मैं यानी अब किसी इसने फलाना कोई कस्टमर था, उसने ना ऑर्डर किया, ड्राइंग थोड़ी समझ लेना, उसने ऑर्डर किया किसको, फ्लिपकार्ट को। उसने फ्लिपकार्ट को ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट ने फिर मेरे को क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन दिया और अप्रोच किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो ऑर्डर प्रिपेयर किया, है ना, प्रिपेयर किया ऑर्डर। देन उसके बाद में फिर एक क्या बोलते हैं कुरियर बॉय को दिया, है ना। फिर वो इनके हब पे लेके गया फ्लिपकार्ट वालों के, फिर वहाँ से फिर यहाँ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कस्टमर ने, है ना, फिर कस्टमर के पास में रिटर्न पॉलिसी दी थी 7 डेज़ की, तो 7 डेज़ ख़त्म होने के बाद में फिर फ्लिपकार्ट, अब जैसे मान लो कि उसने कैश ऑन डिलीवरी लिया, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फिर फ्लिपकार्ट से पेमेंट लेगा, उसके बाद फिर पेमेंट आएगा। तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो गया, एक साइकिल हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे होता है। और मान लो क्रेडिट पे होता है तो फिर और थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस, है ना। तो ये होता है CRM, है ना। तो यानी हम अब देख, जैसे मान लो कि ना, अब CRM तो हम समझ गए, तो फिर अब इसमें रिलेशनशिप कैसे है। जैसे मान लो कि अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ ब्रेक हो जाती है, मान लो फ्लिपकार्ट ने सपोर्ट नहीं किया, या मैंने सपोर्ट नहीं किया, या मैंने प्रोडक्ट ख़राब दिया, या फिर जो आपका कुरियर बॉय था उसने टाइम पे माल नहीं पहुँचाया, तो अगर कोई सी भी चीज़ अगर ख़राब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सब में डिले हो जाएगा और अपने पास में कैश लेट आएगा। तो मतलब इसको ना हर जगह पर को संभाल के चलना पड़ता है, संभाल के चलना पड़ता है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं ना। तो इसी के पॉइंटर्स एक बार अपन याद कर लेंगे। देखो थ्योरी ना हर जगह भरी पड़ी है, तो मैं आपको ना समझा देता हूँ एक बार से, उसके बाद में फिर है ना इसके पॉइंट्स को अपन याद करने की कोशिश करेंगे ना। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अपन ने ना, मैं खुद आपको ना 2 टाइम है ना कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, दो बार कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको 2 बार खुद से रिवाइज करना है ना, 2 बार रिवाइज 4 टाइम ही हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगना। जैसे मान लो कि अभी कोर्स खत्म करने में अपन को कितने, मान लो कि कुछ 15 हार्स तो मेरे को लगते हैं कि थ्योरी में लगेंगे, है ना। और प्रैक्टिकल में मान लो कि कुछ 40 हार्स के आसपास, तो 55 हार्स के अंदर मैं बुक खत्म कर दूंगा। अब बहुत जल्दी करूँगा, मैं बहुत स्पीड में करूँगा। तो अभी मान लो 55 में हो रहा है, तो अगला जो रिवीजन होगा 40 हार्स में हो जाएगा टोटली, ठीक है। तो ऐसे करके अपन मल्टीपल रिविजन्स पे काम करेंगे ना, ठीक है। तो अब इसके देखो ये जो याद रख लेना एक बार, देखो मार्केट इनके जो पॉइंट्स हैं ना एक बार देख लेना ना। देखो CRM है ना, देखो इसमें अभी जो दिए गए ना, देखो स्ट्रेटेजिक 3 CRM दिए गए हैं, CRM। दूसरा है ऑपरेशनल CRM, ठीक है। और तीसरा है आपका एनालिटिकल CRM। और देखो एक और आप लिख के चलो, अभी सिलेबस में से हटा दिया, पहले कोलैबोरेटिव CRM और होता था, कोलैबोरेटिव CRM, ठीक है।
इसके बाद है अपना कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, है ना। तो इसके अंदर अपन देख लेंगे एक बार। कस्टमर क्या है कि कस्टमर भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करके चलता है एक बार के लिए ना। तो अब जैसे ये है एक एग्जांपल है, अब इसके अंदर जैसे मान लो ड्राइवर के हिसाब से बांटना है, जो आपका SCM सब्जेक्ट है, आपने उसको खूब देखा होगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि अब जैसे यूनिट सोल्ड है, अब है ना, जैसे मान लो कि ये पर विजिट जो खर्चा है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ये 2100 रुपये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्ट आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इसमें सब में डिवाइड करके बताना है। तो वैसे ऑर्डर प्लेसिंग की कॉस्ट ऑर्डर नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर से आ जाएगी, तो ऐसे करके ये करना है ना, तो मतलब डिवाइड करना है एक दो। तो अब इसमें क्या होगा कि अपन ना यहाँ पे अपन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल के अपना ना रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग स्कोर, हाँ अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये ना अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक। जैसे मान लो एक राम आदमी है, राम आदमी, ठीक है, ये बैंक के पास गया, इसने बोला बैंक जी मेरे को लोन दो। तो बैंक ने बोला कि आपका सिबिल देखना पड़ेगा या आपका क्रेडिट स्कोर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो राम ने बोला भाई ये क्या होता है, तो ये क्या होते हैं कि अपने ना हिस्ट्री बताते हैं टोटल, या फिर ऐसे कह लो कि हमारे मार्क्स बताते हैं। अब मार्क्स कैसे बताते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर किसी को एनालिसिस करना है कि आप उस डेब्ट को चुकाने में, डेब्ट को पूरा करने में कितने सक्षम है, कितने आप क्या बोलते हैं जल्दी डेब्ट को पे कर लेते हैं, या फिर आपने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, तो उसके लिए वो आपकी टोटल हिस्ट्री थोड़ी देखेगा कि भाई आपने आपके बैंक में कितना बैलेंस रहता है, आपके कितने अकाउंट ऑपरेट रहते हैं, आपने कितनी बार लोन लिया और कितनी बार टाइम पे पैसा दे दिया, तो वो नहीं देखेगा। उसकी जगह एक स्कोर बनाया गया है ना, स्कोर बनाया गया। जैसे मान लो कि 580 से कम रहेगा तो वो पुअर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्कोर बनाए गए, 780 से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा एक्सीलेंट हो जाएगा। तो वो देख के ही बैंक्स और जो भी है ना NBFC जहाँ से अपन लोन लेते हैं ना, वो सब अंदाज़ा लगाते हैं कि अपन ना क्रेडिट स्कोर कितना है और अपन लोन को कितनी जल्दी रीपे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर है ये। जैसे ना इनके लिए देखो ये एजेंसियाँ बनाई गई है, देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया CRA, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो अब इसमें देखो ये जैसे मान लो ICRA और ये एजेंसीज चल रही है, देखो CRISIL है ना, ठीक है। अब जैसे ये AAA तो बहुत अच्छा होता है, और फिर बाद में ये अगर नीचे गिर गया E पे F पे तो ये बहुत नीचे हो जाएगा, मतलब पुअर कहलाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल है। एक क्वेश्चन आया था इसमें आपका जून 2023 में सिलेबस 22 के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ये पूछा था कि इसका क्या बोलते हैं वो लेवल बताओ, ये दे दिए थे आपको, उसके बाद में लेवल बताना। बहुत ईजी क्वेश्चन था वो, मैं एक बार आपको कोर्स के बाद करा दूँगा वो क्वेश्चन ना, ठीक है। अब क्रेडिट स्कोर के बारे में इसमें थोड़ा बताया गया है। जैसे फिक्को क्या था, हम ये अमेरिका में चलता है, USA में चलता है फिक्को, है ना। तो अब इसके हिसाब से देखो क्या, अगर लेस देन 180 रहा तो पुअर हो जाएगा, ये याद करना है आपको, है ना। अब देखो इसमें ना ये आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे होगा ये। एक मिनट, तो अब ये कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले तो इसको ना विम कर लो, विम मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं विम करूँ ना इसको, एक मिनट, तो उसको विम कर लो, एक मिनट, विम कर लो, ठीक है। अब जैसे 580 से कम है तो पुअर होगा, 580 से 669 तक है, मतलब यहाँ पे 89 प्लस कर दो 580 में, ठीक है। तो 669 तक फेयर होगा, फिर यहाँ पे ऐड कर दो 69, तो ये गुड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दो आप, ऐसे याद रख सकते हो ना 59, तो यहाँ से इतना ऐड करते जाओगे यहाँ पे पहुँच जाओगे आप, है ना, ठीक है। तो 800 से प्लस होने पे एक्सेप्शनल हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। पेमेंट ये देखो किस पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना, है ना। पेमेंट हिस्ट्री पर, क्रेडिट हाई क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड बैलेंस पर, क्रेडिट मिक्स पर। क्रेडिट मिक्स मतलब क्या क्या है अपने क्या बोलते हैं, किस प्रकार के, मान लो ऑटो लोन्स और हाउसिंग लोन्स का, तो मान लो सारी ऑटो लोन्स है, ये सारी हाउसिंग लोन्स है, ये सिक्योर्ड है, सारी की सारी ये अनसिक्योर्ड है, इस पर डिपेंड करता है ना। और डेबिट बर्डन कितना इंक्रीज हो रहा है अपने साल पर साल, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस वो ये देखो ये चैप्टर अपना खत्म भी हो गया। तो अब इसके ना अपन ने ना MCQs अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऐसे करेंगे कि एक बार अपन चैप्टर खत्म करेंगे, फिर पिछले वाले क्या MCQs नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिससे क्या होगा कि रिकॉल हो जाएगा अपना पिछला वाला चैप्टर भी, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो मैंने ना ज़्यादा डीपली नहीं लिया, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है ना इसमें से इतना आता भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट आएगा और 2-3 MCQs आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर। जो बाकी के आगे के चैप्टर्स है ना, अब देखो SPM के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बताऊँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर सिर्फ है ना आपके 2 हैं, दूसरा चैप्टर और 4th चैप्टर। इसके अंदर अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे ROE का, इसमें देखेंगे ऑल्ट पेन वगैरह वाले जो भी है, ठीक है। और कोई सा भी यानी क्या बोलते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। 3rd चैप्टर जो है वो क्या है कि अगर आप मैथ्स में थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो वो मैं आपको करा दूंगा, है ना, तो वो हो जाएगा उसके अंदर। बस वो ये, और वो चैप्टर कहाँ पे लिंक करेगा बताओ आपको, ये ना सबसे लिंक करेगा ये जो बुक है पेपर नंबर 20A, ये आपके CA में फाइनल के हर सब्जेक्ट से लिंक करेगा। अब जैसे वो चैप्टर है वो मिनिमम मैक्सिमा से रिलेट करेगा SCM के अंदर, है ना, आपका SCM जो सब्जेक्ट है ना ग्रुप 3 के अंदर उससे, ठीक है। तो बस ऐसे ये MCQs अपने पास में काफ़ी सारे हैं, 40 से 44 MCQs इस चैप्टर में भी है ना, ठीक है। मतलब SPM के अंदर तो अपने पास कम है, BB के अंदर MCQs ज़्यादा है, ठीक है। BB में काफ़ी सारे MCQs है ना। तो ठीक है, एक बार MCQs अपन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट बाद वाले सेशन में भी डिस्कस कर ही लेंगे, है ना, कुछ ज़्यादा MCQs नहीं है, ठीक है। अब जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ, किसकी फील्ड में, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको ना जो डेफिनेशन बताई थी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी, याद करो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, देखो उसमें मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया था आपको, है ना। देखो मैंने बताया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये किसकी फील्ड के अंदर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, HRM, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आर, नहीं, इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, नहीं, ऑपरेशन मैनेजमेंट है अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, ये याद रखना, अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, है ना, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि दी यूज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंस है। अब देखो मैंने आपको उस टाइम बताया था, देखो ड्यू पॉइंट ROE के लिए काम आता है, लिक्विडिटी भी नहीं काम आता, P अपना वो रेशियो निकालने काम आता है। तो कॉमन साइज होते हैं ना, देखो 2 स्टेट होते हैं, कॉमन साइज और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ना वर्टिकल वाले, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए कॉमन साइज बैलेंस शीट का यूज़ होता है ना, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस को हम क्या बोल सकते हैं, देखना जो इसे लिख ही लो आप एक बार ना, जो ट्रेंड एनालिसिस होता है ना उसको पिरामिड एनालिसिस भी बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बराबर पिरामिड एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि इज इन इम्पोर्टेंट P2P प्रोसेस अपन ने देखा था, देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नहीं है वो पास, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी नहीं है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का नहीं है, वेंडर मैनेजमेंट का है, वेंडर मैनेजमेंट P2P पे होता है, अपन ने देखा ही था इसके बारे में, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर क्या है कि ना वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बायर सप्लायर होना चाहिए, लेकिन आपके मॉडल के अंदर पोर्टर वैल्यू चेन दिया गया जो कि गलत है, आप बायर सप्लायर ध्यान रख के चलना इसके, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ इज ऑल्सो रेफर्ड एज फोकल, फोकल किसके लिए होता है, ये दोनों के लिए होता है ना, OBM और OEM, फोकल OBM और OEM, है ना, ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। फोकल से ध्यान रखना इसको ना। अब अगला है रिवर्स मैपिंग इज ए बॉटम अप्रोच ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, किसके लिए, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है। अब ये क्या है कि दी टॉप की परफॉर्मेंस KPIs OTC किसके लिए, देखो प्रोसेस साइज के लिए भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब समझना, देखो दी टॉप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs होते हैं ना, KPIs, ठीक है, टॉप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है ना, तो वो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, देखो प्रोसेस साइकिल का भी होना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग का भी और ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस सब डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। दी मेन फॉर्म ऑफ CRM क्या है, ऑल ऑफ द वो आएगा इसका आंसर। इसमें एक चीज़ और आ जाएगी कोलैबोरेटिव CRM, जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, कोलैबोरेटिव CRM। इसका आगे जाके CRM का एक है ना क्या बोलते हैं, मैं डिफाइन करूँगा आगे जाके अगली उसके अंदर क्लास के अंदर,
तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये आपकी फीस है, बाकी तो सब कुछ फ्री है। और सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, और अगर कोई क्या बोलते क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी यानी आगे मैं क्या करूँगा कि व्हाट्सअप चैनल बना लूँगा एक, है ना, ये व्हाट्सअप ग्रुप बना लूँगा, तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे सारे डाउट। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर।